नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। अब संरचना से तात्पर्य क्या है यहाँ पे कि किसी भी चीज की बनावट से, किसी भी चीज के स्वरूप से कि उसकी आकृति किस प्रकार की है। अब यहाँ पे जो आंतरिक शब्द जोड़ा गया है वह जोड़ा गया है कि पृथ्वी के जो अंदर का भाग है, आंतरिक भाग है, वह किस प्रकार का है, अर्थात ठोस है या तरल है। ये जो वैज्ञानिकों ने तथ्य स्थापित किए हैं, जैसे ये आपकी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग की जानकारी तो हम प्राप्त कर सकते हैं सैटेलाइट के माध्यम से भी, रॉकेट के माध्यम से भी, कि हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं, वहां पे अपने सैटेलाइट स्थापित कर सकते हैं। परंतु जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, इसके अंदर जाना अत्यधिक कठिन कार्य होता है। जो वैज्ञानिक हैं उन्हें भी अब तक पूर्ण रूप से इसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने इसके आंतरिक भाग के बारे में कुछ स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की है। कि जैसे वैज्ञानिकों ने बताया है कि कहीं पर पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह ठोस अवस्था में है और कहीं पर यह तरल अवस्था में है, पृथ्वी का आंतरिक भाग। अब हम इन दो तथ्यों के आधार पर इसमें चर्चा करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत। जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये दो बॉटल्स दी हैं। अब आपको जैसे पृथ्वी माननी है तो ये इसमें जो पत्थर भरे हुए हैं ये हमें चट्टान से लेना है, ठोस अवस्था से। और जो ये लिक्विड है, पानी क्या है, हमारा लिक्विड है, तो हम इसके लेंगे तरल अवस्था से। तो आपको समझना है कि जैसे पृथ्वी के जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे चट्टान का भार है, तो वह अवस्था कैसी होगी, ठोस अवस्था होगी। और यदि ज्वालामुखी की क्रिया होगी, वहाँ पे लिक्विड पदार्थ पाया जाएगा, मैग्मा पाया जाएगा, तो वह अवस्था कैसी होगी, तरल अवस्था होगी। तो अब इन दो माध्यमों को आप समझ गए कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जो वैज्ञानिकों ने जिन स्रोतों के माध्यम से पता किया है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है, तो वह या तो ठोस है या फिर तरल अवस्था में है। तो अब जिन स्रोत के आधार पर, जिन स्रोत के आधार पर वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जानकारी जुटाई है, वह फर्स्ट में आता है हमारा अप्राकृतिक स्रोत। और सेकंड आता है आपका प्राकृतिक स्रोत। कौन सा, प्राकृतिक स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्स, और एक आता है आपका नेचुरल सोर्स। अब अप्राकृतिक जो स्रोत है उसको हमने तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से, घनत्व, दबाव और तापमान। और जो प्राकृतिक स्रोत है उनको हमने दो भागों में बांटा है, ज्वालामुखी और सेकंड आता है आपका भूकंप। भूकंप, डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। और ये वाला आता है आपका ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में। अब हम इस स्रोत के आधार पर, ये जो आपके हमने ये सोर्सेज हैं, वैज्ञानिकों ने जिनके बारे में जानकारी प्राप्त की है, उसके बारे में हम जानकारी बताते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह किस प्रकार का है। अब घनत्व से तात्पर्य है कि जैसे ये वाला पदार्थ है, ये भारी पदार्थ है क्योंकि इसमें पत्थर भरे हुए हैं, तो इसका जो घनत्व है आपको लेना है कि जो भी पदार्थ भारी है उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो हल्का पदार्थ है उसका घनत्व कैसा होगा, कम होगा। जैसे कि इसमें आपके स्टोन्स बने हुए हैं, तो जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टान है, चट्टानों का प्रादुर्भाव है, तो वह कैसे होगा, उसका घनत्व अधिक होगा। यदि जैसे आपके इसमें लाइन रिपीट होगी, एक ही पृथ्वी का जो केंद्र का भाग है वह उसका जो घनत्व है सर्वाधिक है, कौन से 11 घनत्व जो माना गया है, इसका मतलब वह किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। और
यदि उसका घनत्व कम है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, हल्के पदार्थ है, और वह किस अवस्था में पाया जाएगा, तरल अवस्था में पाया जाएगा। तो अब जैसे ये आपका हो गया, हमने इसको बांट दिया, अब हम इसको समझेंगे घनत्व के बारे में। अब वैज्ञानिक क्या बताते हैं कि जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, क्रस्ट, इसे क्रस्ट में बांटा गया है, तो इसका जो घनत्व बताया है ऊपरी भाग का, वह बताया है 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ऊपरी भाग का जो घनत्व है। और जो केंद्रीय भाग का जो घनत्व बताया है वह बताया है 11 से या फिर 13 तक ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब आप ये देखेंगे कि ऊपरी भाग का जो घनत्व है वह 3 है और केंद्रीय भाग का जो घनत्व है वह 11 से 13 तक बताया गया है। वैसे 11 आपको याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हमने समझा था कि घनत्व कम है तो क्या होगा, ऊपरी भाग में हल्के पदार्थ पाए जाते हैं, और जो केंद्रीय भाग है तो यहाँ पे क्या होगा, घनत्व अधिक है तो पदार्थ कैसे होंगे, भारी पदार्थ होंगे। ये हमने घनत्व से समझा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हल्के पदार्थ और भारी पदार्थ से क्या तात्पर्य है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह ठोस अवस्था में है, क्योंकि लगातार इसका जो घनत्व है, इसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। जो लास्ट में जो पॉइंट ये है आपका केंद्रीय भाग तक, वह हो जाती है 11। तो इसका मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे हम जाते हैं, प्रवेश करते हैं, इसमें क्या होगा, भारी पदार्थों की अधिकता पाई जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि घनत्व से हमारी जो पृथ्वी है वह आंतरिक भाग में ठोस अवस्था में पाई गई है। अब दूसरा हमने क्या समझा था, दबाव के बारे में। ये तो आपकी डेंसिटी की बात थी। अब आती है दबाव। अब ये देखिए, आप जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में, दबाव क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि भारी पदार्थ यदि बताए हैं, जैसे ये आपका ठोस भाग है। अब ये जैसे आपकी बोतल है, एक तो हम खाली बोतल हाथ पे रखेंगे या फिर ये रख ली, तो इसका जो वजन है, जो भारीपन है इसका वह कम है और इसका ज्यादा है। तो अब मेरे जो हाथ के ऊपर, इस वाले हाथ के ऊपर क्या हुआ है, प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है और ये वाला कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भारी पदार्थ नीचे हो गया, हल्का पदार्थ ऊपर। तो ये ठोस अवस्था में जो भारी पदार्थ है, दबाव क्या होगा, अधिक लगेगा। जैसे जिसकी डेंसिटी ज्यादा हुई, प्रेशर भी उतना ज्यादा लगेगा, और जिसकी डेंसिटी कम है उसका प्रेशर भी कम लगेगा। अब प्रेशर से आप समझ रहे होंगे, जैसे ये वाला हाथ मेरा नीचे चला गया है, मतलब पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसमें चट्टानें अधिक होंगी। अधिक होने के कारण, जैसे भारी उसमें पदार्थ है तो भारी होने के कारण घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। अधिक होने से प्रेशर भी क्या होगा, उसका बढ़ेगा। ये वाली बात आपको समझ आ गई। अब हम देखेंगे कि जैसे ये भारी पदार्थ है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इससे क्या हो गया, दबाव बढ़ गया। लेकिन इसके साथ ये बात भी कही गई है कि चट्टानें जो होती है उसका घनत्व, उसमें दबाव चाहे कितना भी हो, लेकिन जो घनत्व है कितना भी बढ़ा दिया जाए उसका, उसमें कोई अंतर नहीं आता। वह किसी सीमा तक क्या होता है, रुक जाता है। क्या, घनत्व। क्योंकि ऐसी कोई बाउंड्री है आंतरिक भाग में, जो चट्टान है, जैसे ये आपकी ये चट्टान पृथ्वी के आंतरिक भाग में, लेकिन इसकी जो आंतरिक भाग है इसका जो घनत्व है कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। दबाव तो उतना ही रहेगा लेकिन घनत्व कहीं ना कहीं इसका कम हो जाएगा, जो इसकी कहीं ना कहीं बाउंड्री है, ऐसा माना गया है। तो ये तो आपकी थी दबाव की बात। दबाव में आपको इतना ही समझना है कि भारी पदार्थ होंगे तो दबाव भी उतना ही बढ़ेगा। तो वही बात आ गई कि इसके अंतर्गत भी हम यही मानेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस है। अब तीसरा जो आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होगा कि इसमें क्या बताया गया है कि जैसे जैसे आपकी पृथ्वी है, अब हम 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे। ये आपको 32 मीटर मानना है। आपको 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितना बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाता है,
वृद्धि हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अब जैसे 100 मीटर की गहराई पर तापमान हो जाएगा आपका 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा, तो या तो अगर इतना अधिक टेम्परेचर होगा पृथ्वी का, तो क्या होना चाहिए, फिर तो पृथ्वी आधी पिघल जानी चाहिए। जो इसकी चट्टानें हैं वह ठोस रूप में रह नहीं सकती। यदि पृथ्वी का आंतरिक भाग इतना अधिक उसमें क्या है, तापमान है, तो वह चट्टानें क्या हो जानी चाहिए, पिघल जानी चाहिए, वह ठोस अवस्था में रह नहीं सकती। तो इससे हम समझेंगे कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह तरल अवस्था में है। तापमान से हमने समझ लिया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग हमें तरल अवस्था में पाया गया है। अब हम ज्वालामुखी से समझते हैं कि ज्वालामुखी से कैसे होगा। जो अब हमारा जो ये था आर्टिफिशियल सोर्सेज, ये हमारे कंप्लीट हुए। अब हम नेचुरल सोर्सेज के बारे में समझेंगे कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग की जानकारी ज्वालामुखी से भी कहीं ना कहीं प्राप्त होती है। अब जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जैसे हमारे ऊपरी भाग पर किसी केंद्र के द्वारा ज्वालामुखी की क्रिया हुई, यहाँ से ज्वालामुखी आपका विस्फोट हो गया, तो इसका मतलब क्या पाया गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ज्वालामुखी में क्या चीज बताई गई है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं ना कहीं एक ऐसी चैम्बर जरूर है, एक ऐसी जो परत, चैम्बर मतलब एक ऐसी परत जरूर पाई जाती है जो तरल अवस्था में रहती है। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी में इतने आप चैम्बर ले लीजिए, ऊपर आपका ठोस भाग, नीचे भी आपका ठोस भाग, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी एक चैम्बर जरूर है जो हमेशा तरल अवस्था में पाई जाती है। और वह कैसे पाई जाएगी कि जैसे ठोस पदार्थ जो होते हैं, जैसे ये आपके ठोस पदार्थ है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये स्टोन पाए जाएंगे, पत्थर, या फिर उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ, जिनसे लगातार ऊर्जा, उसका उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता रहता है, जो लगातार उष्मा को ऊपर की ओर छोड़ते रहते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ से उष्मा निकलेगी, वह ऊपर वाले भाग को क्या कर देगी, पिघला देगी, मेल्ट कर देगी। तो क्या हुआ कि ये वाला जो चैम्बर है यह तरल अवस्था में पाई जाएगी, तथा एक समय ऐसा आएगा कि जब यहाँ पे गैप मिलेगा, ये जो तरल अवस्था में जो पदार्थ है जो पिघल गए हैं, मेल्ट हो गए हैं, वह किसी दरार के माध्यम से या फिर किसी केंद्र के माध्यम से, किसी छिद्र के माध्यम से वह जबरन पृथ्वी पर आएंगे और वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट होगा। तो जहां पे ये परत पाई जाएगी उसे हम कहते हैं मैग्मा भंडार या फिर मैग्मा चैम्बर। ये ज्वालामुखी से हम समझ गए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहीं ना कहीं एक ऐसी चैम्बर जरूर है जो लिक्विड रूप में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। तो इससे जो हमारा निकलता है निष्कर्ष की तरल अवस्था में है। अब जो आपका मेन आता है भूकंप के बारे में, ये आपको बिल्कुल सॉलिड जानकारी देता है। भूकंप विज्ञान के जो साक्ष्य हैं, भूकंप विज्ञान के साक्ष्य में हम सबसे पहले पृथ्वी की भूकंप को हम 3 लहरों के रूप में बांट देते हैं कि जैसे इसकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। पी का मतलब हो गया प्राइमरी वेव्स, एस का मतलब हो गया सेकेंडरी वेव्स, और अब जैसे प्राथमिक, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ प्राथमिक लहरें, प्राथमिक लहरें, सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक लहरें, और ये लैंड जो धरातल के ऊपर उपस्थित होती है उसकी कहेंगे हम धरातलीय लहरें या भूकंपीय तरंग लहरें, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको। तो अब आपकी जो ये 3 प्रकार की जो भूकंप की क्रिया होंगी, जो अभी प्राइमरी वेव्स जो होंगे वह उसकी जो आकृति होगी वह होगी जैसे ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जानते हैं हम, जैसे आपके फोन में कोई म्यूजिक चल रहा है तो एक ऐसी लाइन आती है आपके इसमें, ये ऐसे कंटिन्यू एक लाइन आती है ऐसे करके, तो ये इस प्रकार की ये पी वेव्स हो जाएंगी आपकी। और वेंटिलेटर्स पे भी आप लाइन देखते हैं कि कभी वो लाइन्स बिल्कुल गिर जाती हैं, फिर इसकी ऊपर उठ जाती है, ये वाली जो वेंटिलेटर्स की लाइन होती है जल तरंग प्रकाश तरंग के, तो ये वाली हो गई आपकी एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। तो हम ये जो 2 वेव्स हैं, जो 2 भूकंपीय तरंग है, इनके माध्यम से हम समझेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार का है। तो अब जैसे कि
अब इसमें दो तथ्य बताए गए हैं, जैसे एक भाग हमने ये ले लिया, एक भाग हमने ये वाला ले लिया। अब जो पी वेव्स हैं और एस वेव्स, ये तीन माध्यम में गति करेगी। इसको केंद्र 2 और 3। अब क्या होगा, ये वाली तो हमने एस वेव्स ले ली, ये हमने इसका केंद्र बिंदु ले लिया, तो ये वाली हो गई एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। जो पी वेव्स हैं आपकी, ये तीन माध्यमों में गति करते हुए केंद्रीय भाग से भी गुजरेंगी, ये सीधी समकोण रेखा पे, ये वाली ये हो गई आपकी प्राइमरी वेव्स और ये हो गई आपकी सेकेंडरी वेव्स। अब आप इससे क्या समझोगे, ये कैसे समझना है आपको, कि पहले हम बात करेंगे प्राथमिक वेव्स की, कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसे हमने तीन भागों में बांटा है। कैसे? अब आप इसको समझेंगे कैसे। ये हमने पृथ्वी का आंतरिक भाग समझने के लिए ले लिया। अब सबसे जो ऊपरी भाग है उसको 0 से 30 किलोमीटर, ये आ गई आपकी क्रस्ट। क्रस्ट 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर आ गई आपकी मेंटल। यहाँ पे लिख दी थी मैं मेंटल, जिसे हिंदी में प्रावार कहते हैं, और क्रस्ट को हिंदी में भूप्रपटी कहते हैं। और 2900 किलोमीटर से केंद्र तक 6371 किलोमीटर, ये आ गई आपकी कोर, या फिर इसे बोलते हैं क्रोड, और हिंदी में अंतरतम। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? अंतरतम। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रावार। मेंटल को कहते हैं प्रावार, क्रस्ट को कहते हैं भूप्रपटी। भूप्रपटी। अब ये तो हमने इसको मंडलों में बांटा है, तीन मंडलों में। कौन कौन सा? क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो मैंने आपको भी बताया कि ये तीन माध्यमों में क्या करती है? गति करती है, जो ये भूकंपीय तरंग है। पहले हम इसको समझेंगे, इसके बाद हमको आगे की बात समझ आएगी कि वह तीन माध्यम कौन कौन से हैं। अब जैसे ये मंडल हो गया, अब हम इसको बांटेंगे उपमंडल में। जैसे 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर, ये तो आ गया आपका ऊपरी मेंटल। इसको हमने उपमंडल में कैसे बांटा है? ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल। यहाँ पे आप निचली मेंटल लगा सकते हो, निचली मेंटल। इसी प्रकार हमने कोर को भी दो भागों में बांटा है उपमंडल में, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। अब बाह्य कोर है जो आपकी 2900 किलोमीटर से 5150 या फिर 5100 किलोमीटर भी इसका कहीं ना कहीं दिया हुआ है किसी बुक में, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपकी 5150 या फिर 5100 किलोमीटर। यहाँ पे आएगी आपकी बाह्य कोर, और ये आ गई आपकी आंतरिक कोर। आंतरिक कोर। अब हम इसको कैसे समझेंगे कि ये हमने बांट दिया तीन भागों में, क्रस्ट, मेंटल और कोर। उपमंडल में कैसे बांटा? ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। जो क्रस्ट है इसकी जो मोटाई है कितनी है? 0 से 30 किलोमीटर, और जो ऊपरी मेंटल की हमने मोटाई दी कितनी? 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर, और जो निचली मेंटल है 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, और संपूर्ण मेंटल की मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। संपूर्ण कोर की जो मोटाई है कितनी है? 2900 से 6371 किलोमीटर, और आंतरिक कोर की जो मोटाई है वह कितनी है? 2900 से 5150 से 6371, और बाह्य कोर की मोटाई 2900 से 5150 किलोमीटर। अब आपको ये आपकी हो गई। अब हमने इसको क्या किया कि इसमें भी एक भिन्नता चलाता है। जो वैज्ञानिक है, हमने इसको
भिन्नता तल मैं आपको भी बताऊंगी, जैसे हमने इसको डिवाइड कर दिया, बाउंड्रीज है, आपको बाउंड्रीज से याद रखना है इसको। इसमें आएगा डिसकंटिन्यूटी जोन, आएगा एक डिसकंटिन्यूटी जोन। अब जैसे ऊपरी निचली जो क्रस्ट है, अब क्रस्ट को भी हमने ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में बांटा है। जैसे आप उदाहरण के लिए यहाँ पे मान लेंगे ये वाली ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। अब जो निचली क्रस्ट व ऊपरी मेंटिल के मध्य जो भिन्नता तल है, अब भिन्नता तल क्या होता है, जैसे कि एक ही बॉक्स है और एक ही वाला बॉक्स है, इसमें आपकी रुई भरी हुई है और इसमें आपके पत्थर भरे हुए हैं। तो भारी कौन सा हुआ, जिसमें पत्थर भरे हुए हैं, और हल्का कौन सा हुआ, जिसमें आपकी रुई भरी हुई है। तो अब जो इसके बीच जो बाउंड्री है, जो जहाँ पे ये अंतर आता है, उसे कहते हैं हम डिसकंटिन्यूटी जोन या फिर असंबद्धता भिन्नता क्षेत्र। मतलब इसके मध्य जहाँ से हल्के पदार्थ है, यहाँ पे भारी पदार्थ है, तो इसको जो विभाजित करने वाली रेखा है भिन्नता तल है, मतलब हल्के पदार्थों का और भारी पदार्थों का। तो उस सीमा को हम जैसे निचली क्रस्ट व ऊपरी मेंटिल को अलग करने वाली जो सीमा है उसे कहेंगे हम मोहो असंबद्धता या फिर असंबद्धता, मोहो डिसकंटिन्यूटी जोन। और ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट को अलग करने वाली जो बाउंड्री है वह है कोनराड डिसकंटिन्यूटी जोन। आपको आगे लगाना है डिसकंटिन्यूटी जोन। डिसकंटिन्यूटी जोन कोनराड जो है आपका, ठीक है। कोनराड किसे कहेंगे, जो ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट को अलग करता है वह है कोनराड डिसकंटिन्यूटी जोन। वह निचली क्रस्ट व ऊपरी मेंटिल को जो अलग करने वाली बाउंड्री है उसे कहेंगे हम मोहो डिसकंटिन्यूटी जोन या फिर मोहो असंबद्धता। और अब बात आती है निचली मेंटिल व बाह्य कोर को अलग करने वाली जो रेखा है उसे कहेंगे हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जोन, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जोन। और जो अब आती है आपकी बाह्य कोर व आंतरिक कोर के मध्य जो विभाजन हुआ है वह है लेहमेन डिसकंटिन्यूटी जोन। अब आपको ये तो समझ आ गया कि जो अब आपका ये नेट में भी एग्जाम आया, ये 2013 में और एक 16 में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। इसको हमें क्रमबद्ध लगाना था, जैसे कोनराड, मोह असंबद्धता, गुटेनबर्ग, फिर लेहमेन। आपको ये क्रम में लगाने के लिए आया था। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको क्रम वाइज याद रखना है। कोनराड डिसकंटिन्यूटी जोन, मोह डिसकंटिन्यूटी जोन, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जोन और लेहमेन डिसकंटिन्यूटी जोन। अब जो ये नाम है ना आपके कोनराड, मोह, गुटेनबर्ग और लेहमेन, ये साइंटिस्ट के आधार पर रखे गए हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक जो अपनी रिसर्च करता है, जो वैज्ञानिक अपने सिद्धांत की रचना करता है, उसी सिद्धांत के आधार पर उस जो वैज्ञानिक का नाम है उस सिद्धांत का नाम रखा जाता है। इस प्रकार जो ये वाली बाउंड्री इसकी जिसने रचना की है वो मोह विविक थे। 1909 में इन्होंने रचना की थी इसकी, 1909 में। जो मोह विविक इनका पूरा नाम था ए मोह विविक। फिर आता है कि गुटेनबर्ग, ये भी साइंटिस्ट थे। फिर लेहमेन, इनके आधार पर ये इनके नाम रखे गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये कोनराड, मोह असंबद्धता, गुटेनबर्ग और लेहमेन ये किस किस सीमा को अलग करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ऊपरी मेंटल और बाह्य कोण व आंतरिक कोण, इनके मध्य जो भिन्नता तल है उसको हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया। अब आपको ये चीज समझ आएगी कि अब क्या होगा कि जो ये भूकंप विज्ञान के पी वेव्स और एस वेव्स हैं ये क्या करेंगी, इन तीन माध्यम में गति करेंगी। और जो मैग्मा चैम्बर आपका पाया जाएगा वह पाया जाएगा यहाँ पे मेंटल में, ये वाला जिसको एक्सटर्नल स्फीयर भी बोलते हैं। और एक चीज आप और भी नोट करेंगे इसमें, इसके जो नाम रखे गए हैं, सबसे ऊपर वाला जो नाम है इसको बोलेंगे हम लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसको, क्रस्ट को। मेंटल को बोला गया है इसमें पाइरोस्फीयर।
स्फीयर, और करोड़ वाले भाग को बोला गया है इसमें बेरिस्फीयर। बेरिस्फीयर, ये भी आप नाम इसको नोट करेंगे। जो क्रस्ट वाला भाग है उसको बोला गया है लिथोस्फीयर, मेल्टिंग वाले भाग को बोला गया है पाइरोस्फीयर, और जो कोर वाला भाग है उसको बोला गया है बेरिस्फीयर। ये भी आपका नेट में क्वेश्चन लग सकता है कि ये जो आपकी क्रमबद्ध करना पड़ेगा इसको, लिथोस्फीयर, पाइरोस्फीयर और बेरिस्फीयर को, और लास्ट में एस्टेनोस्फीयर भी दे सकते हैं। तो एस्टेनोस्फीयर आपको पाइरोस्फीयर वाले भाग के ऊपर वाले भाग में करना है आपको। ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि ये जो एस वेव्स और पी वेव्स और एस वेव्स हैं वह इन तीन जोन में किस प्रकार से गति करेगी। तो जैसे ये एस वेव्स है आपकी, तो ये जो पृथ्वी के ऊपर वाला भाग है इसमें ये इस प्रकार मुड़ जाएगी आड़ी अपने भाग में। इसका मतलब जो ये वाली जो आपकी सेकेंडरी वेव्स हैं और प्राइमरी वेव्स क्या कर रही हैं, ये तीनों माध्यम में गति करेंगी। मतलब जो ये केंद्र तक जा रही है आपके, ये वाला भाग है तो ये तीनों भाग आपका ठोस, तरल व गैस, जो ये वाला भाग है आपका ठोस अवस्था को दर्शाता है, और ये वाला जो भाग है ठोस तरल दोनों अवस्थाओं को दर्शाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राथमिक तरंग है वह आपकी ठोस अवस्था व तरल अवस्था दोनों माध्यमों में क्या करेगी, गति करेगी। तथा जो आपकी सेकेंडरी वेव्स हैं वह क्या करेंगी, इस केंद्र से आगे नहीं जा पाती, अर्थात तरल माध्यम में गति नहीं करती। तरल माध्यम में ये सेकेंडरी वेव्स होती हैं, द्वितीयक तरंगे वहां लुप्त हो जाती है। इस प्रकार जो सेकेंडरी वेव्स हैं वह तरल माध्यम में जो गति कर रही है, तो इससे क्या पता चलता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें ठोस पदार्थ पाए जाते हैं तथा किसी सीमा तक वह तरल अवस्था में भी पाई जाती है। और जो आपका प्राइमरी वेव्स है, प्राथमिक तरंगे हैं, वह तीनों माध्यम में गति कर रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे ये ठोस माध्यम में गति करेगी, जैसे ये वाला जो मैंने आपको ये वाला बताया है, ये वाला भाग ये सिर्फ ठोस भाग को दर्शाता है, अर्थात जो द्वितीयक तरंगे होती है वह ठोस माध्यम में ही गति करती है, और जो प्राथमिक तरंग है वह ठोस माध्यम में भी यहाँ से चली गई लेकिन ये इससे आगे नहीं जा पाई। लेकिन पृथ्वी जो प्राथमिक तरंगे हैं वह आगे भी प्रवेश कर जाएंगी, मतलब ठोस माध्यम से तरल माध्यम में भी यह गति कर सकती है। कौन? प्राथमिक वेव्स, प्राइमरी वेव्स। ये आपका क्लियर हो गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह ठोस अवस्था व तरल अवस्था में होने के साथ साथ ठोस अवस्था में है, परंतु पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक चैम्बर ऐसी पाई जाती है जो तरल अवस्था में होती है, जिसमें ज्वालामुखी की क्रिया होती है। ये नहीं कह सकते हम कि या तो पृथ्वी पूर्ण रूप से ठोस है या पूर्ण रूप से तरल है। अगर पूर्ण रूप से पूरी पृथ्वी अगर तरल होती तो क्या होता, पूरी पृथ्वी पिघल गई होती अब तक। अगर इतना टेम्परेचर पृथ्वी का होता तो पूरी पृथ्वी पिघल जाती, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि या तो केंद्र में इसके कोई भारी पदार्थ है, भारी धातु के ऐसे जो पदार्थ है हमारे फेरस व निकल। हाँ, एक चीज आपकी रह गई इसमें, ये जो आपको ये तीन माध्यम मैंने आपको बताए थे, इसकी मैंने आपको धातु के बारे में नहीं बताई। जैसे ये वाला, ये मान लेंगे आप निफे, जैसे ये मैंने आपको तीन माध्यम में इसको बांट दिया। तो सबसे ऊपरी भाग जो क्रस्ट है वह आपका जो बना है वह बना है आपका सियाल का। सियाल का मतलब अभी बताती हूँ आपको। और जो सेकंड जो मेंटल वाला भाग है, यहाँ पे आप कर दोगे इसको क्रस्ट, ये हो गया आपका मेंटल है आपका सीमा का बना हुआ, सीमा। और जो केंद्रीय भाग है आपका कोर बना है आपका निफे का, निफे। अब जो ये हमारे जो तीन भागों में हमने इसको बांटा था, क्रस्ट, मेंटल और कोर को, तो जो क्रस्ट है वह बना है सियाल का, अर्थात सिलिका तथा एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। जो हल्के पदार्थ है सिलिका एल्यूमिनियम किसका बना है, क्रस्ट से। जो क्रस्ट वाला भाग है आपको पता होना चाहिए कि क्रस्ट में जो पाए जाते हैं किस प्रकार के पदार्थ पाए जाएंगे, तो वह पाए जाएंगे सिलिका व एल्यूमिनियम, जिसको हम कहते हैं सियाल। और सियाल के बाद में जो मेंटल वाला भाग है, ये वाला भाग वो बना है सीमा का। सीमा से तात्पर्य होता है सिलिका व मैग्नीशियम, सिलिका व मैग्नीशियम। और जो केंद्रीय वाला भाग है वह ठोस पदार्थों का बना है, जिस
निकिल व फेरस। ये आपका क्लियर होना चाहिए कि क्रस्ट, मेंटल और जो कोर है वह किन पदार्थों से निर्मित है। तो ऊपर वाला पदार्थ है सियान वह हल्के पदार्थ है, सिलिका व एल्यूमिनियम। और जो केंद्रीय वाला भाग है वो देखेंगे आप निफे का बना हुआ है निकल व फेरस से। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, घनत्व, दबाव, तरल, ठोस, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है आप इससे क्लियर कर सकते हैं जैसे अभी तक हमने पढ़ा। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वह आंतरिक रूप से ठोस अवस्था में पाई जाती है, परंतु इसके आंतरिक भाग में एक ऐसी चैम्बर है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, जिसके माध्यम से पृथ्वी पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं तथा किसी दरार के माध्यम से हमारी पृथ्वी पर जो मेग्मा है, जो तरल अवस्था में पाए गए पदार्थ है, वह पृथ्वी के ऊपरी भाग पर आने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इस प्रकार हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना थी हमने इसको समझा ठोस और तरल के माध्यम से। अब ये आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको मेन जो क्वेश्चन है उसको आपको बनाना, जो मेन आपके क्वेश्चन आएंगे वह इसी टॉपिक से आएंगे। जो ये वाला डायग्राम है ये आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि ये कितनी किलोमीटर इनकी गहराई पाई जाएगी, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको मंडल उपमंडल में बांटा गया है, इसके आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको ये क्रम वाइज याद रखना है, कोनराड, मो असमंजता, गुटेनबर्ग और लेहमेर। इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का टॉपिक आपका क्लियर हुआ। धन्यवाद।